हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। बढ़िया तैयारी चल रही होगी। प्रीलिम्स के साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी मेंस के भी देख रहे होंगे। और जो हम तैयारी करा रहे हैं पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लगभग है कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट आप लोगों का हो गया है। आज जो मेंस के लिए मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा आप लोगों को, वो गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना हमारी रहती है। मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूँगा। तो सभी बिल्कुल बहुत ही ध्यान से चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की मतलब ये कहानी है जो है, या इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको, उसको आप देखना है। इससे पहले मैंने बहुत सारे आंसर आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया ये लगा होगा कि क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें रखनी है आंसर के अंदर। देखो, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली है, मैंने पढ़ा दी है, वो सारी की सारी एज़ इट इज़ भी जो है यहाँ पे ऐड नहीं करनी है थ्योरी कि आप एज़ इट इज़ थ्योरी ऐड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है भई, है ना? उसमें से कुछ जो सिलेक्टेड सा जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, शब्द कम और अपनी जो बात जो प्रेजेंटेशन है, वो ज़्यादा बेस्ट आप लोगों का यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस अपने टॉपिक को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए, ये जब हम गुप्ता टाइम पीरियड पढ़ते हैं ना, यहाँ से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सबसे फर्स्ट आपने कहा कि समुद्रगुप्त के क्वेश्चन बनने की संभावना हमारी रहती है, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पे बनने की संभावना रहती है। तीसरा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा। चौथा, इनके जो है कि इनको स्वर्णयुग क्यों कहते हैं, इनको गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है। और पांचवा जो है वो इनके एक मिला के ट्रेड एंड कॉमर्स से मिला के या रिलीजियस एस्पेक्ट से मिला के उनका क्वेश्चन आ जाएगा। तो 5 क्वेश्चन तो आपने गुप्ता पीरियड पे कम से कम तैयार करने, ज़्यादा आप जितने कर ले वो आपके लिए बेस्ट है, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देखिए क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा ग्रुप में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल रहा था। इस कथन की पुष्टि करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल क्या था, ये राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का ये काल रहा है हमारा। इस कथन की पुष्टि करो। कैसे पुष्टि करेंगे भाई कथन की, आप पहले ध्यान से समझो इस कथन को कि क्या पुष्टि करनी है इस कथन के अंदर आपको, है ना। दो बातें यहां पे बोली गई है, और एक बात बताऊं मैं आपको, मेंस के लिए सबसे जरूरी क्या है, मेंस के लिए सबसे जरूरी है कि आपको क्वेश्चन का समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो नो प्रॉब्लम, तो चीजें आप आंसर बना लेंगे, है ना। उसके बाद तो बस ध्यान लगा के लिखते रहना है और चीजें आती जाती है ना। और जब क्वेश्चन ही समझ में ना आया और हम अपनी तरफ से लिखेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित दो बातें पूछी है, एक राजनीतिक एस्पेक्ट में, एक सांस्कृतिक एक्सपेक्ट में आपसे यहाँ पे बातें पूछी है। देखो, जब राजनीतिक एक्सपेक्ट की बात करते हैं आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो इनको एक अच्छा साम्राज्य अपने पिता समुद्रगुप्त से मिला था। समुद्रगुप्त की पॉलिसीज को आपने देखा, क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया। लेकिन जो साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अपने पिता से मिला था, वो साम्राज्य तो इनके द्वारा बनाए रखा गया। उसी साम्राज्य में आगे इन्होंने अपना और विस्तार किया। जब हम विस्तार की बात करते हैं तो हाँ, इन्होंने गुजरात क्षेत्र में शकों को, जो गुजरात और काठियावाड़ में शक हुआ करते थे, उनको पराजित किया। इन्होंने बाहलिकों को समाप्त किया, बाहलिकों से युद्ध लड़ा पंजाब के अंदर। इनका पूर्वी भारत में संघर्ष रहा है। तो इनके कई ऐसे अभियान हमारे देखने को मिलते हैं कि जिनके द्वारा एक राजनीतिक जो पटल पे इनका एक अच्छी छवि यहाँ पे इनकी बनती है। साथ साथ में हम इनका जो सांस्कृतिक बात हम कर रहे हैं, तो संस्कृति में बात ये कर रहे हैं कि भाई ये एक विद्यानुरागी शासक है। ये विद्यानुरागी शासक इसलिए बोल रहा हूं, इनके दरबार में आप नवरत्नों को आप देखते हैं, जो अलग अलग कलाओं के अंदर वो निपुण थे। कोई ज्योतिष शास्त्र में निपुण, कोई खगोल विद्या के अंदर निपुण, कोई चिकित्सक, कोई जो है आपका अलग अलग मतलब कि उसमें कोई कवि, कोई है ना, साहित्य में किसी का प्रेम। तो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र के जो 9 लोग थे वो इनके दरबार में थे।
तो आप यहाँ पे चीज़ों पढ़ेंगे। और राजनीतिक एस्पेक्ट में इनके वैवाहिक संबंध की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसी को मजबूती प्रदान की, जिसने सैनिक अभियानों द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत भी किया, साथ ही कला साहित्य के उत्कर्ष में भी भूमिका निभाई, जिससे गुप्त काल की पहचान स्वर्ण युग से की जाने लगी। हम कहते हैं कि गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड है। असली जो पहचान गोल्डन पीरियड के रूप में मिलती है गुप्ता पीरियड को, वो इसी टाइम पीरियड के अंदर मिलती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। इनका इंट्रोडक्शन मैंने लिखा और 5 लाइन के इस इंट्रोडक्शन में मैंने उल्लेख कर दिया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, आगे उसको स्थापित करने में, उसको मजबूती प्रदान करने में वो विक्रमादित्य का रोल रहा। दूसरी बात मैंने यहाँ पे कही कि भाई उनके सैन्य अभियान की चर्चा करके उनके साहित्य के उत्कर्ष की बातें यहाँ पे कर ली और कह दिया कि ये इनकी जो पहचान है वो स्वर्ण युग से की जाती है। तो इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका। तो हम यहाँ पे राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि देखेंगे। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैप का बनाना है। मैप बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो राजनीतिक और इस में आप चीज़ों को देखेंगे, ये नक्शा है। मैंने कहा था पूरा ना बनाओ, जितना जहाँ इनका अभियान रहा उस अभियान पे मैप आप बना लेंगे तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये गुजरात क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे कौन निवास करते थे, शक निवास करते थे। शक इनके प्रमुख शत्रु भी हुआ करते थे और इन्होंने शकों को हराने के लिए यहाँ पे वाकाटकों के साथ में वैवाहिक संबंध अपनाया, नाग वंश के साथ में वैवाहिक संबंध अपनाया, कदम वंश के साथ में वैवाहिक संबंध अपनाया, क्योंकि शकों को हराना है। और शकों को हराने में चंद्रगुप्त द्वितीय को सफलता भी मिली है, निश्चित सफलता। उसके बाद में सकारी की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, या फिर चांदी का सिक्का चलाया। तो ये गुजरात शक विजय है, ये बहालिक विजय है। मैंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बहालिकों को पराजित करने की बात यहाँ पे आपको बोली थी। इधर बंग क्षेत्र है, बंग क्षेत्र। यहाँ पे ये इनका अभियान का मैंने एक वो आपको यहाँ पे मैप आपको दिख गया। आप लोगों ने आंसर भेजे मुझे, लेकिन मुझे मैप की कहीं ना कहीं कमी रही उन आंसर्स के अंदर, है ना। आप लोग इनको ये ऐड करना। देखो एक चीज ध्यान देना, मैप की कहीं ना कहीं कमी रही। साम्राज्यवादी प्रसार, कि इनका साम्राज्यवादी प्रसार कैसा है। मेहरौली अभिलेख के अनुसार कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूर्व में बंग क्षेत्र को तथा पश्चिम में बहालिक को जीता था। हमें इनके कई अभिलेख मिलते हैं, उनमें से एक मेहरौली के अंदर एक लेख मिलता है, मेहरौली दिल्ली छतरपुर के पास में, जो कि चंद्र नाम जिसमें मिलता है। तो हम उससे आइडिया ये लगाते हैं कि अभिलेख शायद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही अभिलेख हमारा है। तो वहां पे ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है पूर्वी क्षेत्र में बंग और पश्चिमी क्षेत्र में बहालिकों को जीता। देखो हमने ये पता है कि भाई इन्होंने बंग को जीता, बहालिकों को जीता, शकों को जीता, लेकिन जो ये सोर्स आपको मिलता है कि किस सोर्स से ये जानकारी आपको मिल रही है कि जो जीता है, तो हमने कहा मेहरौली क्षेत्र के जो अभिलेख मिला है मेहरौली से, तो हमने उसको फैक्ट को भी वहां पे मेंशन कर दिया कि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। आपसे एग्जामिनर कहेगा, आप कहेंगे कि शकों को जीता उसने, उन्होंने बहालिकों को जीता, उन्होंने जो है इधर जो है बंग को जीता। तो आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि क्या सोर्स है आपके पास में, क्या सोर्स आपके पास में, तो आप कहेंगे कि ये मेहरौली अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर वाकाटकों के सहयोग से गुजरात पर आक्रमण कर शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। मैंने देखो यहां पर भी वही बात बोली है, अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने कि भाई शकों को हराया। ठीक, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, तो कहां से जानकारी मिली है, तो उदयगिरी गुहालेख से जानकारी मिली है, अभिलेख से, कि इन्होंने इनको हराया है, रुद्र सिंह तृतीय शक शासक को हराया है। इस विजय के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए। सकारी की उपाधि धारण की, शकों को हराने के बाद में चांदी के सिक्के जारी किए। ये चांदी के सिक्कों वाली कहानी मैंने आपको समझाई हुई है कि देखिए चांदी का सिक्का, वैसे तो हम जानकारी ये मिलती है कि अभी नवीन खोजें आ रही है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी का सिक्का चलाया, लेकिन हम यही मानते हैं कि विक्रमादित्य के द्वारा ही पहली बार चांदी का सिक्का चलाया गया पश्चिम भारत में। अगर मध्य भारत की बात है तो कुमारगुप्त के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया। तो ये बातें यहाँ पे आ गई। तो साम्राज्यवादी प्रसार के बारे में मैंने बातें कर ली। तो साम्राज्यवादी प्रसार में 3 बिंदुओं पे बातें करनी थी। कौन से 3 बिंदु पे बातें करनी थी, तो 3 बिंदु है हमारे गुजरात, बंग और बहालिक, तीनों का उल्लेख कर दिया और तीनों के सोर्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा कर ली। इसके बाद में आता है आपकी आर्थिक उपलब्धि। आर्थिक उपलब्धि क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, तो आप कहेंगे पश्चिमी भारत और गुजरात पर नियंत्रण के माध्यम से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आपको पता है कि गुजरात बंदरगाह नगर है, हम हड़प्पा काल से हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पश्चिमी भारत और गुजरात पर नियंत्रण के माध्यम से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों, जिसमें भड़ोच महत्वपूर्ण बंदरगाह है, लोथल ये बंदरगाह हमारे, इनको अपने नियंत्रण में ले लिया। और जब बंदरगाहों को नियंत्रण में ले लिया तो एक प्रकार से ये अचीवमेंट है इनके लिए, ये अपने आप में उपलब्धि है इनके लिए। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय
चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, लेकिन नवीन शोधों में चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। ये मैंने चर्चा कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धारी, सिंह नियंता, अश्वरोही, छत्रधारी नामक अनेक मुद्राएं चलाई थी। मैंने कल गुप्ता पीरियड का स्क्रीनिंग का टेस्ट लिया था आप लोगों से। एक डाउट आप लोगों का बनना था कि एक क्वेश्चन आया था शायद ऐसे, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का या जो है वो क्या नाम आपका, छत्रधारी प्रकार का सिक्का, ऐसे कुछ 4 सिक्के मैंने वहाँ पे दिए थे ना भाई। वो ऐसे थे कि उनमें से कुछ चंद्रगुप्त के सिक्के थे, कुछ समुद्रगुप्त के थे, कुछ कुमारगुप्त के थे। उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था आपको, है ना, और कुछ नहीं था कि देखो उन्होंने धनुर्धारी चलाया, किस किस के जो सिक्के थे उनको लगाना था कि कैसे क्रम में आप इनको लगाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो ये सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। समकालीन विदेशी यात्री फाहियान ने मध्य देश की आर्थिक समृद्धि का जिक्र किया है, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नामोल्लेख नहीं है। देखिए फाहियान जो एक विदेशी यात्री है जो चीन से आता है, और चीन से जो आता है और चीन से आके जो है वो अपना चर्चा करता है इनके बारे में, लेकिन वो शासक के बारे में उल्लेख नहीं करता है। इनके समय में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो हमने वो कहते हैं कि मध्य देश में आर्थिक समृद्ध क्षेत्र है मध्य देश, तो यानी कि उनकी समृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये बातें क्लियर। इसके बाद में आता है धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता। धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता यानी कि वैष्णव मत का अनुयायी होने के बावजूद, ये वैष्णव अनुयायी परम भागवत, परम भट्टारक, परम देवत जैसी उपाधि धारण करते हैं, अनुयायी होने के बावजूद अन्य धर्मों का सम्मान करता था। इसका संधि विग्रहिक वीरसेन सेव था। प्रथम उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार वैष्णव मत का अनुयायी वैष्णव मत का अनुयायी होने के बावजूद अन्य धर्मों का सम्मान करता था। हमने देखा इनके समय में कि जो है, इसके अलावा इनके जो संधि विग्रहिक है यानी कि विदेश मंत्री है वीरसेन, वो शैव धर्म को मानता है, सम्मान करता है उनके। आम्र कारदव इनके सेनापति है, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, सम्मान करता है ना। तो ये सांची बौद्ध विहार दान में दिया जाता है। तो यानी कि आप देखिए कि धार्मिक एस्पेक्ट में 4 लाइनों में हमने इनकी पूरी बातें कर ली। मुश्किल से 4 लाइनों का प्रयोग किया हमने इनके धार्मिक सद्भाव के संबंध में, और 4 लाइनों में ही हमने पूरी बातें यहाँ पे कर ली है भाई। फिर बात आती है कला और साहित्य का संरक्षण। नवरत्न इनके दरबार में थे। आपने फिर क्या किया, 1 to 9 सारे के सारे नवरत्नों का प्रयोग कर दिया, सारे के लिख दिए ना। सारे ना लिखो, वो आपसे फैक्चुअल जानकारी नहीं लेना चाह रहे हैं कि आपको फैक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ इतना पता है कि आपने लिख दिया कि नवरत्न इनके में थे, और नवरत्न में से 2-3 प्रमुख नवरत्नों का नाम लिख लिया आपने, आपके लिए बहुत है कि कालिदास, अमर सिंह, चिकित्सक, धनवंतरी, ज्योतिष, ये खगोल शास्त्र के प्रणेता थे, वरामीर प्रमुख थे। तो सारे नहीं लिखने, है ना। शब्दों को ऐसे भरना नहीं है कॉपी को, है ना, कॉपी भरना नहीं है, कॉपी को थोड़ा सा ध्यान में रख के कार्य करना है। ये क्लियर। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्षेत्रीय विस्तार और सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्षेत्रीय विस्तार एवं सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ये इसका हमने कंक्लूजन कर दिया। इसका हमने यहाँ पे लास्ट में आके ये निष्कर्ष निकाल दिया। तो ये निष्कर्ष निकाला। अब ये बताओ, ये चीजें क्लियर, ये चीजें क्लियर सभी स्टूडेंट की होगी? हाँ जी। सभी बच्चों का जो मैंने क्वेश्चन दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पे, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, समझ में आ गया? आप लोगों ने भी क्या ऐसे ही आंसर लिखा अपना? क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही अपना आंसर एक्सप्लेन किया? चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्कों का कॉन्सेप्ट, चांदी के सिक्के का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा जो आधुनिक खोजें हो रही है उनमें कहते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चांदी का सिक्का चलाया है, लेकिन लेकिन जो है हम ये मानते हैं कि इन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ही पहली बार सिक्का चलाया था। पश्चिम भारत में वो सिक्का इनका मिलता है पहली बार। तो मेरे हिसाब से चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हैं। अच्छा कुछ नहीं सर, ज़्यादा लिख लिया तो ज़्यादा लिख दिया, उसको कम करो। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने इनके प्रशासन पे दिया था आपको, दूसरा क्वेश्चन मैंने इनके प्रशासन पे भी दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दिया था। वो आंसर लिखा आपने?
लिखा आंसर आप लोगों ने? आपने पहले आंसर लिखा है तो तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप लोग एक काम करिए, सभी उनका वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ साथ में व्यापार वाणिज्य वाला, इन दोनों आंसर को लिखिए, और गोल्डन पीरियड वाला उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा उन तीनों को, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। आज ही लिखिए इनको आंसर को, ठीक है? हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेज आप पूछ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज का लिंक ऐसे ही आएगा मोनिका आपके फोल्डर में भी। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।